हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं एम के शाह आपके अपने परिवार सुपर एकेडमी में एक बार फिर स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आशा करता हूं आप बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आज हम फिर नेक्स्ट क्लास लेकर आए हैं। तो आज हमारा पॉइंट होगा खिलजी डायनेस्टी। खिलजी वंश। जो खिलजी वंश चलता है वो कब से कब तक चलता है? तो खिलजी वंश 1290 ईस्वी से लेकर 1320 ईस्वी तक चलता है। कब से? 1290 ईस्वी से लेकर 1320 ईस्वी तक चलता है। खिलजी वंश अगर बात करें दिल्ली सल्तनत में चलने वाले पांचों वंश में सबसे कम समय चला था खिलजी वंश। खिलजी वंश मैंने आपको बताया था दिल्ली सल्तनत में 5 वंश चले थे। उनकी लिए ट्रिक बताई थी, जीके तो सरल लगती है। क्या? जीके तो सरल लगती है। यानी जी से गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। जिसमें मैंने आपको गुलाम वंश तो पूरा कंप्लीट करा दिया। तो आज चलेंगे खिलजी वंश। खिलजी वंश दिल्ली सल्तनत पर चलने वाले पांचों वंश में सबसे कम समय तक चला था। तो खिलजी वंश कुल कितने समय चला? तो खिलजी वंश चला था 30 वर्ष। कितने वर्ष? 30 वर्ष। तो चलते हैं आगे। अब बात करें खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी? तो खिलजी वंश की स्थापना तो 1290 ईस्वी में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी वंश की स्थापना करते हैं। कौन? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। ये जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो था, इसका अगर हम वास्तविक नाम देखें तो वास्तविक नाम था मलिक फिरोज। क्या नाम था? मलिक फिरोज। गद्दी पर बैठा था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के नाम से। 1293 ईस्वी में एक आक्रमण हुआ था। 1293 ईस्वी में देवगिरी, कहां? देवगिरी पर। और ये देवगिरी पर जो आक्रमण हुआ था, उस राजा का नाम था रामचंद्र देव। क्या नाम था? रामचंद्र देव था। ये रामचंद्र पर आक्रमण किया था, लेकिन रामचंद्र पर आक्रमण जो किया था, ये दक्षिण भारत पर आक्रमण होने वाला पहला आक्रमण था। कौन सा? दक्षिण भारत पर आक्रमण होने वाला पहला आक्रमण था 1293 ईस्वी में। लेकिन जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का एक भतीजा था जिसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी जो था, वो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का भतीजा भी था और ये उनका दामाद भी था। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का भतीजा अलाउद्दीन खिलजी और दामाद भी था। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी को अली गुरसास्प के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? अली गुरसास्प। अली गुरसास्प के नाम से जाना जाता है। 1296 ईस्वी में अगर बात करते हैं 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल तो चल रहा था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का, लेकिन 1296 ईस्वी में
मंगोलों का चौथा आक्रमण हुआ था। मंगोलों का चौथा आक्रमण हुआ था, लेकिन मंगोलों से लड़ने के लिए जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने अलाउद्दीन खिलजी को भेजा था। किसको? अलाउद्दीन खिलजी को भेजा था। लेकिन जब अलाउद्दीन खिलजी मंगोलों से आक्रमण करते हैं तो मंगोलों को पराजित कर देते हैं। मंगोलों को पराजित कर देते हैं। लेकिन जब मंगोलों को पराजित कर देते हैं तो मंगोलों की 2000 सैनिकों को पकड़ लेते हैं। कितने? 2000 सैनिकों को पकड़ लेते हैं। लेकिन 2000 सैनिकों को पकड़ने के बाद इन 2000 सैनिक जो थे, इनसे मुस्लिम धर्म, कौन सा? मुस्लिम धर्म स्वीकार कराया जाता है। जब ये 2000 सैनिक मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लेते हैं तो इन्हें नवीन मुसलमान के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? नवीन मुसलमान के नाम से जाना जाता है। जब जलालुद्दीन फिरोज खिलजी इनसे मुस्लिम धर्म अपना लिया करता है। जब जलालुद्दीन फिरोज खिलजी इन 2000 सैनिकों को मुस्लिम धर्म अपनाने के लिए कहता है और जब ये मुस्लिम धर्म अपना लेते हैं तो ये किस नाम से जाने जाते हैं? नवीन मुसलमान। लेकिन जब इन्होंने मुस्लिम धर्म अपना लिया तो इन्हें दिल्ली में एक रहने के लिए स्थान दिया गया। तो दिल्ली में इनको जो रहने के लिए स्थान दिया गया था उसका नाम रखा गया मुगलपुर। क्या? मुगलपुर। तो मंगोलों के 2000 सैनिक पकड़े जाने वाले सैनिकों को दिल्ली में एक नगर की स्थापना की जिसका नाम रखा मुगलपुर। और मुगलपुर में इन 2000 सैनिकों के लिए रहने का स्थान बनाया। बात क्लियर? इस आगे चले। अगर बात ये भी करते हैं जो इन्होंने मुस्लिम धर्म स्वीकार किया था, ये किस धर्म के अनुयायी थे? जब मंगोल शाह थे तो अगर ये वास्तव में देखा जाए तो वास्तव में तो ये बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। कौन से धर्म के? बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। बात क्लियर? लेकिन अगर हम बात ये भी करते हैं कि जब 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी मंगोलों को हरा देता है और उन्हें हराने के बाद अब जब जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ये चाहता है अलाउद्दीन खिलजी से कि इन्होंने मंगोलों की सेना को बुरी तरह हरा दिया। किसकी? मंगोलों की सेना को बुरी तरह हरा दिया। तो फिरोज शाह खिलजी अलाउद्दीन खिलजी को एक उपहार देना चाहते हैं, जैसे कि वो, क्योंकि वो उनका दामाद और भतीजा भी था, लेकिन उस उपहार के चक्कर में जब जलालुद्दीन फिरोज खिलजी अलाउद्दीन खिलजी के पास मिलने के लिए और उपहार देने के लिए आते हैं तो, लेकिन अगर आपको पता भी होगा कि अगर कोई ससुर अपने दामाद से मिलने जाए तो वो अपनी सेना को साथ लेकर नहीं जाएगा, क्योंकि वो किसी दुश्मन से नहीं अपने दामाद से मिलने जा रहा है। लेकिन उस दामाद ने अपने ससुर के साथ इतना गलत काम किया कि उसने अपने ससुर की हत्या कर दी। तो 1296 ईस्वी में ही 1296 ईस्वी में कड़ा मानिकपुर ये कहाँ है? इलाहाबाद में है। इलाहाबाद में ये कड़ा मानिकपुर में अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या कर देते हैं। और
जब जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या कर देते हैं तो उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी खुद गद्दी पर बैठ जाते हैं। अलाउद्दीन खिलजी गद्दी पर बैठ जाते हैं और अलाउद्दीन खिलजी जो गद्दी पर बैठते हैं वो 1296 ईस्वी पर गद्दी पर बैठते हैं और शासन चलाते हैं 1316 साल, 1316 तक। तो अलाउद्दीन खिलजी का अगर हम बात करें कि शासन कितने समय तक चलता है तो अलाउद्दीन खिलजी अपना शासन 20 वर्ष तक चलाते हैं। कितने साल तक? 20 वर्ष तक अपना शासन चलाते हैं। क्लियर? अब बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी अलाउद्दीन खिलजी अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में एक इनका दरबारी कवि था, दरबारी कवि जिसका नाम था अमीर खुसरो। क्या नाम था? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो को तोता ए हिंद के नाम से भी जाना जाता है। तोता ए हिंद के नाम से भी जाना जाता है। अमीर खुसरो ने ही खड़ी बोली का आविष्कार किया था। क्या? खड़ी बोली का आविष्कार किया था। और अमीर खुसरो ने तबला और सितार, तबला व सितार का आविष्कार भी किया था। और अमीर खुसरो ने ही कव्वाली का आविष्कार किया था। किसका? कव्वाली का आविष्कार भी किया था। अमीर खुसरो ने ही कश्मीर को धरती का स्वर्ग बताया था। धरती का स्वर्ग बताया था। बात क्लियर? अगर बात करें अमीर खुसरो की तो अमीर खुसरो से ये 4-5 क्वेश्चन बनते हैं। क्लियर है? अगर किसी स्टूडेंट को कोई स्क्रीनशॉट लेना हो तो जल्दी लीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए, समझ में आ रहा होगा सभी के? चलते हैं आगे। अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी अलाउद्दीन खिलजी 1298 ईस्वी में एक गुजरात अभियान पर जाते हैं। कौन से अभियान पर? गुजरात अभियान पर। जैसे ही गुजरात अभियान पर जाते हैं तो वहां से उनको एक किन्नर नजर आता है जिसको हिजड़ा कहते हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात अभियान विजय होने के बाद वहां से एक किन्नर जिसका नाम था मलिक कफूर को 1000 दीनार में खरीदा था, इसलिए मलिक कफूर को 1000 दिनारी के नाम से जाना जाता है। और मलिक कफूर जो बना था वो अलाउद्दीन खिलजी का एक सेनापति था। बात क्लियर? तो अलाउद्दीन खिलजी 1298 ईस्वी में गुजरात अभियान पर गए थे और गुजरात अभियान विजय होने के बाद वहीं इन्होंने एक किन्नर को देखा था। किसको? एक किन्नर को देखा था और उस किन्नर का नाम था मलिक कफूर। उस मलिक कफूर को अलाउद्दीन खिलजी ने 1000 दीनार में खरीदा था। कितने में? 1000 दीनार में खरीदा था। 1000 जो दीनार में खरीदा था, इसलिए मलिक कफूर को 1000 दिनारी के नाम से जाना जाता है। किसके? 1000 दिनारी के नाम से जाना जाता है। बात क्लियर? चले आगे।
तो 1300 अब चलते हैं 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी, कौन? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने 1330 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी एक मेवाड़ अभियान, कहाँ? मेवाड़ अभियान पर गए थे। कौन सा अभियान पर? मेवाड़ अभियान पर गए थे। मेवाड़ अभियान यानी इसको अगर हम कह सकते हैं तो इसको ये भी कह सकते हैं चित्तौड़, क्योंकि मेवाड़ अलग है और चित्तौड़ अलग है। चित्तौड़ अभियान पर गए और चित्तौड़ अभियान पर कौन गए थे? अलाउद्दीन खिलजी। अगर बात करें अलाउद्दीन खिलजी ने 1306 ईस्वी में दक्षिण भारत पर आक्रमण करने के लिए मलिक कफूर को भेजा था। किसको? मलिक कफूर को। 1306 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक कफूर को आक्रमण करने भेजा था। कहां? दक्षिण भारत पर, दक्षिण भारत पर। और जब ये दक्षिण भारत पर आक्रमण करता है तो उस राजा का क्या नाम होता है इस पर, लेकिन वहां किसी राजा पर जो आक्रमण करता है वो इतिहास में ऐसा कोई नाम नहीं मिलता जिस पर आक्रमण करता है। लेकिन फिर अगर हम बात करें मलिक कफूर 1308 ईस्वी में आक्रमण करने जाता है तेलंगाना। कहां? तेलंगाना। 1308 ईस्वी में मलिक कफूर आक्रमण करता है तेलंगाना। कहां? तेलंगाना। और तेलंगाना पर जिस राजा पर आक्रमण करता है उसका नाम है प्रताप रुद्रदेव। क्या नाम है? प्रताप रुद्रदेव। और उस प्रताप रुद्रदेव पर आक्रमण करता है और प्रताप रुद्रदेव को हरा देता है। हरा देने के बाद अगर बात करते हैं, हरा देने के बाद प्रताप रुद्रदेव ही मलिक कफूर को कोहिनूर का हीरा देते हैं। कौन सा? कोहिनूर का हीरा मिलता है। लेकिन ये कोहिनूर का हीरा मलिक कफूर किसको दे देते हैं? मलिक कफूर कोहिनूर का हीरा अलाउद्दीन खिलजी को लाकर दे देते हैं। अगर बात करें कि कोहिनूर का हीरा कहां से निकाला गया था? तो गोलकुंडा जो कहां है? बीजापुर यानी हैदराबाद। गोलकुंडा की बीजापुर के गोलकुंडा खान यानी हैदराबाद से इस गोलकुंडा की खान से कोहिनूर का हीरा प्राप्त हुआ था। और कोहिनूर का हीरा किसे ला कर दे दिया? अलाउद्दीन खिलजी को। लेकिन जब दक्षिण भारत पर अलाउद्दीन खिलजी का सबसे ज्यादा विस्तार हो जाता है, यानी दक्षिण भारत साम्राज्य विस्तार होने के बाद अलाउद्दीन खिलजी को सिकंदर ए सानी के नाम से जाना जाता है। सिकंदर ए सानी के नाम से जाना जाता है या अलेक्जेंडर तृतीय के नाम से भी जाना जाता है। बात क्लियर? अलेक्जेंडर तृतीय के नाम से भी जाना जाता है।
लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने कुछ कर भी लगाए थे। अगर बात करें कौन कौन से टैक्स लगाए थे, कौन कौन से कर लगाए थे, तो अलाउद्दीन खिलजी ने घराई कर, कौन सा, घराई कर भी लगाया था। और अगला एक कर था, इसका नाम था चराई कर। घराई कर, चराई कर, सिंचाई कर, सिंचाई कर, और एक चौथा था ये, अब घराई कर, चराई कर, सिंचाई कर, और एक चौथा था कृषि कर, कृषि कर। ये 4 कर लगाए थे अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने कुछ इमारतें भी बनवाई थी। अगर बात करें जैसे कि इमारत, तो अलाउद्दीन खिलजी ने कौन कौन से इमारत बनवाए थे, तो अलाउद्दीन खिलजी ने जैसे बात करते हैं अलाई दरवाजा, कौन सा, अलाई मीनार या अलाई दरवाजा बोल सकते हैं, अलाई दरवाजा, अलाई दरवाजा। नंबर 2 अलाई मीनार। बात करें नंबर 3 शीरी का किला, कौन सा, शीरी का किला। और नंबर 4 हौज ए खास, नंबर 4 हौज ए खास, हौज खास भी बनवाया था। तो अलाउद्दीन खिलजी ने ये 4 स्मारक भी बनवाए थे। बात क्लियर। अलाउद्दीन खिलजी की 1316 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है। कब? 1316 ईस्वी में अलाउद्दीन की मृत्यु हो जाती है। लेकिन अगर बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद शासक कौन बनता है, तो अगला शासक बनता है जिसका नाम होता है मुबारक शाह खिलजी। कौन? मुबारक शाह खिलजी। और ये जो मुबारक शाह खिलजी होता है, ये अपना शासन चलाता है 1316 से लेकर 1320 ईस्वी तक। बात क्लियर। 4 साल का पीरियड, 4 साल तक शासन क्या था मुबारक शाह खिलजी ने। लेकिन मुबारक शाह खिलजी एक बहुत पागल की तरह काम करने वाला व्यक्ति था। पागल इसे क्यों कहा जाता है? क्योंकि कभी भी ये जब दरबार में आया करता था तो इसका कोई पता नहीं था कि किस दिन ये महिलाओं के कपड़े पहनकर दरबार में आ जाया करता था। तो महिलाओं के कपड़े पहनकर दरबार में आया जाता था। और इसने खुद को खलीफा घोषित किया था। अपने आप खलीफा घोषित करने वाला सुल्तान था। बात क्लियर। लेकिन जब ये ऐसा सुल्तान हो गया कि कभी भी ये नहीं पता कि महिलाओं के कपड़े पहनकर दरबार में आ जाया करता था। और कभी कभी तो नग्न अवस्था में भी दरबार में शामिल हुआ जाता था। लेकिन जब दरबारियों ने और जनता ने ये देखा कि इतना बेवकूफ इंसान जो नंगा भी दरबार में आ जाता है और इसे ये भी नहीं पता कि महिलाओं के कपड़े पहनकर भी आया जाता है। लेकिन जब इतना होने के बावजूद इसने खुद को भी खलीफा घोषित किया। और जब खलीफा घोषित कर लिया तो खलीफा घोषित करने के अपने आप को खलीफा घोषित करने के कारण अगर देखा जाए तो दिल्ली का एकमात्र ऐसा सुल्तान जिसने अपने आप को खलीफा घोषित किया हो। और 1320 ईस्वी में गाजी मलिक इसे सियासत से हटा देते हैं
और एक नए वंश की स्थापना कर देते हैं, गाजी मलिक। किसे? मुबारक शाह खिलजी को। तो बात समझ में आई होगी। अब अगर हम बात करते हैं तो खिलजी वंश यहीं तक चलता है। तो खिलजी वंश आज हम समाप्त कर दिया है खिलजी वंश को। लेकिन अगर ये भी बात करें कि खिलजी वंश से संबंधित क्वेश्चन इतने ही बनते हैं, और इससे अगला वंश चलेगा वो चलेगा तुगलक वंश। ठीक है गाइस, समझ में आ रहा होगा सभी को? क्लियर है? तो आज हम अपनी वीडियो को यही विराम देते हुए फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। और आप सभी को वीडियो कैसी लग रही है सभी कमेंट करके बताना कि वीडियो अच्छी लगे तो भी, और वीडियो अगर बेकार लग रही हो तो भी, जैसी भी आपको लग रही है वैसी कमेंट करके बताना। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, और वीडियो को लाइक करो, और ज्यादा से ज्यादा सभी से, अपने साथियों से, अपने भाई और बहनों से सभी को बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब करवाइए। ठीक है? तो गाइस फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।